हेरिडिटी में डीएनए के थ्रू कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, एंड वेरिएशंस में स्टिल उन कैरेक्टर्स के पास होने के बाद भी क्या वेरिएशंस आते हैं, बिकॉज कोई भी प्रोसेस 100% सक्सेसफुल नहीं होती है, हमेशा उनमें कोई ना कोई एरर्स हो जाना नॉर्मल बात है। तो वो एरर्स, वो स्लाइट चेंजेस ही क्या करते हैं, किसका रीजन बनते हैं, वेरिएशंस का बनते हैं। प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऑलरेडी ही 2 ऑर्गेनिज्म के डीएनए जा रहे हैं, 2 organisms are contributing the DNA, so the organism offsprings will be the we can say unique one, उनके अंदर वेरिएशन आएंगे, नेचुरल है। इनहेरिटेबल वेरिएशंस और इन्वायरमेंटल वेरिएशन 2 तरीके के बताए हैं। इनहेरिटेबल वेरिएशन क्या है, जो जेनेटिकल है, जो डीएनए में मिल रहे हैं, और वो because they are in DNA, so they will be transferred. Surety is there that they are going to be transferred because they are found in DNA. But environmental क्या है, that are only because of the environmental conditions. जैसे कि हम लोगों का वेट गेन है, अगर हम ज्यादा खाना खाने लगेंगे और उसके हिसाब से वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी वेट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएशन हो गया। और अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे डाइट पे तो हम लोग स्लिम हो जाएंगे, तो दैट विल बी अ इन्वायरमेंटल वेरिएशन। जोहन मेंडल क्या है, फादर्स ऑफ जेनेटिक है, एंड ऑस्ट्रियन मॉन्क हैं ये, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। जोहन मेंडल ने ऑस्ट्रिया में अपनी एजुकेशन ली एंड मॉन्क यानी चर्च ज्वाइन किया, और फिर उसी चर्च के गार्डन में पी प्लांट्स को ग्रो करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, क्रॉसिंग करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड 1865 में अपना रिजल्ट पब्लिश किया ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वन में। एंड ये 3 साइंटिस्ट ऐसे थे कि जो आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था, शर्मैक, कॉरेंस एंड ब्रीस ने। ठीक है, देन थॉमस एबी मेंडल का म्यूजियम बन गया, वो चर्च आज जहाँ पे थॉमस काम करता था उसे म्यूजियम, और उसके ही पास एक मेंडल की यूनिवर्सिटी बना दी। देन उसमें बात करी है मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की, ये एक लिस्ट है जो 7 कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि 7 फिजिकल फंक्शनल फॉर्म है ये प्लांट की। कोई भी फिजिकली विजिबल कोई भी फॉर्म हो प्लांट का, मतलब हाइट में उसका कोई फॉर्म है, सीड शेप में उसका कोई पर्टिकुलर शेप है, सीड कलर में उसका कुछ एक्सप्रेशन है, तो ये होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होते हैं। कैरेक्टर होता है सीड कलर, तो ये जो हेडिंग लिखी हुई है सबसे ऊपर, ये कैरेक्टर्स है, दीज आर द नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये आपके पर्टिकुलर फीचर्स हैं प्लांट के, कि फ्लावर पोजीशन क्या होगी, शेप क्या होगा, कलर कोड क्या होगा, सीड शेप क्या होगा। तो दिस इज द these are characters, but the two different forms of one is in this first row and the other one is shown in the second row. The lower one is showing recessive traits and the upper table portion is showing the dominant traits. तो इन्हीं कैरेक्टर्स का ये क्या है, दिस इज द नेम ऑफ कैरेक्टर, द फर्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के 2 जो फॉर्म्स हैं वो उनके ट्रेट्स कहलाते हैं, तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। हाइट में टॉल डोमिनेंट है, सीड शेप में रिंकल्ड सीड रिसेसिव है, सीड कलर में येलो कलर डोमिनेंट है, सीड कोट में वाइट कोट रिसेसिव है, पॉड शेप में कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्लैट रिसेसिव है, एंड पॉड कलर में येलो पॉड रिसेसिव है, फ्लावर पोजीशन में टर्मिनल फ्लावर पोजीशन रिसेसिव है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। और इसके अपोजिट वाले क्या हैं, डोमिनेंट है, कि व्हाइट का अपोजिट ग्रीन डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड का इन्फ्लेटेड पॉड डोमिनेंट है, येलो पॉड कलर का ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट है, टर्मिनल का एक्सियल फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट है।
में इनके नेम्स याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्रॉस बनाते हैं तो हमको ये कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता विच वन इज डोमिनेंट, जस्ट दे गिव दैट a tall plant was crossed with a short, or a green seed was crossed with white seed coat. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है, ताकि हम उसको डोमिनेंट एलील से रिप्रेजेंट करें यानी कैपिटल वाली से, और रिसेसिव को अपोजिट वाले को रिसेसिव से करें। तो ये हमें याद होगा, अगर टेबल कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, तो हमारे लिए इजी होगा। टर्मिनोलॉजीज हैं फैक्टर, जीन, वन और द सेम थिंग, बिकॉज मेंडल फैक्टर जिन्हें कहता था एक्चुअली में वो जीन थी, बाद में जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई पता चला कि वो फैक्टर्स जीन्स होते हैं तो क्रोमोसोम पे लाई करते हैं। लोकस, लोकस क्या होता है, पोजीशन होता है जीन का। एलील क्या होती है, दो फॉर्म है, एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 14 क्रोमोसोम दिखा रखे हैं पी प्लांट के रूट सेल्स में, कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप से। फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो ये क्या है, एक्सप्रेस बाहर से दिखने वाला कैरेक्टर फिनोटाइप कहलाता है, और अंदर उसका जो जीन है, जो कॉम्बिनेशन जीन का उसका है, दैट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोनली फॉर द फिनोटाइप, जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही फिनोटाइप होगा। फिनोटाइपिक रेशियो, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, जो फिजिकल फॉर्म दिख रहे हैं प्लांट के उसका कितने रेशियो में, कितने नंबर्स में दिख रहा है वो रेशियो बन जाता है। जैसे टॉल और डॉर्फ का टिपिकल रेशियो आता है जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ का, तब F2 का रेशियो क्या आता है, 3:1, टॉल रेशियो डॉर्फ। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप्स के कितने नंबर हैं, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव वाले कितने हैं। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब एलील से है, क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब सेम एलील्स का पेयर है, डिफरेंट एलील का, दैट इज जीनोटाइप कंपोजिशन। एंड अगर सेम एलील होती है तो होमोजाइगस बोलते हैं, अगर डिफरेंट एलील होती है तो हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर Yes, मेंटल ने ma'am. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन बताई और ये क्रॉस बताया। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन लिखते हैं, पेरेंटल जनरेशन लिखते हैं, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन लिखते हैं। उसमें पेरेंटल जनरेशन के जीनोटाइप उसी के जस्ट नीचे मेंशन करके सिंगल गैमेट्स के अंदर सिंगल एलील्स हम लोग शो करते हैं, और जब एलील्स फ्यूज होती हैं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ F1 जनरेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्लाइड में जो हमें दिख रहा है कि प्योर टॉल प्लांट है और ये डॉर्फ प्लांट है। इसमें प्योर का मतलब दोनों एलील सेम है, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ। अब टॉल में जब गैमेट बनेंगे तो जाहिर सी बात है एक गैमेट में एक ही एलील आएगी, दोनों नहीं आएगी। इसमें भी एक ही एलील आई, स्मॉल टी। अब ये दोनों फ्यूज हुए, जब ये दोनों फ्यूज हुए तो ये बन गया हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब इसको हम F1 बोलते हैं, जो हमारा हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट है जो ऑब्टेन्ड हुआ। ये फर्स्ट जनरेशन है जो दो अपोजिट प्लांट्स के क्रॉसिंग के बाद हुई है, इन दोनों में जो क्रॉस हुआ पेरेंट्स में, तब ये F1 बना। और F1 के सेल्फिंग करनी पड़ती है, फिर हम क्या करते हैं, F1 को ही यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को ही आपस में ही क्रॉस होने देते हैं। उससे हम किसी को भी दूसरे प्लांट को क्रॉस नहीं कराते, मतलब उसी पौधे में अपने आप ही, क्योंकि पी प्लांट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचर का, ऑलरेडी उसमें दोनों सेक्स पार्ट्स होते हैं, एंथर भी होता है, स्टिग्मा भी होता है, तो उसको हम फिर अब अपने आप पॉलिनेट होने देते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि सेम जीनोटाइप्स आपस में क्रॉस करती हैं तो हमारा F2 मिलता है। ये चारों कॉम्बिनेशन F2 के हैं। तो इन चारों कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं पहला वाला जो बॉक्स है उसमें कैपिटल टी है यानी टॉल प्लांट है। दूसरे दोनों बॉक्सेस में हेट्रोजाइगस टॉल है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाले में स्मॉल टी है। तो ये हमारा बनता है जीनोटाइपिक रेशियो, ऐसे हम लिखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। ये देखो यहाँ पे तीनों जीनोटाइप्स लिखी हुई हैं,
कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये देखो यहाँ रेशियो लिखा है इन तीनों का, और इनके रेशियो लिखने का मतलब कैपिटल टी कितने नंबर में है, 1 नंबर में है, और हेट्रोजाइगस कितने नंबर में है, 2 नंबर में। इनकी वैल्यूज लिखना है, स्मॉल टी की 1। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया है मेंडल ने। इसके बाद इसको ही अगर हम ड्राइंग के बिना लिखें तो हम अपने आंसर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। मेंडल फर्स्ट लॉ को प्रूव करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की बात आती है। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? टेस्ट क्रॉस इज डन बिकॉज ऑफ द homozygous recessive. We have to check dominant individual. टेस्ट क्रॉस इज डन बिकॉज हम डोमिनेंट इंडिविजुअल की जो जीनोटाइप है उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि डोमिनेंट इंडिविजुअल 2 वजह से डोमिनेंट हो सकता है। तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है क्योंकि उसके अंदर दोनों एलील सेम हो, तो वो होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, और दूसरी हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से भी कोई इंडिविजुअल डोमिनेंट हो सकता है। तो एक्चुअल क्या सिचुएशन है, ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। अगर हाइब्रिड टॉल प्लांट है तो दोनों केसेस को करा जाता है। यहाँ एक ही दिखा रखा है, बट वी हैव टू डू बोथ द केसेस। यहाँ पर हाइब्रिड को हेट्रोजाइगस बनाकर क्रॉस करके दिखा रखा है। किससे? दूसरा पेरेंट हमेशा इसमें रिसेसिव ड्वार्फ होगा, दूसरा पेरेंट हमेशा इसमें डबल रिसेसिव पेरेंट होगा, उसी से क्रॉस करवाएंगे एंड द गैमेट बनेंगे तो ये दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे भी गैमेट बनेंगे तो ये अलग अलग होंगे, स्मॉल टी देन कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरह का हमको दिखाई देता है। यहाँ पर अगर डिपेंड सिर्फ इस पे करता है कि हाइब्रिड, अगर हाइब्रिड पेरेंट को क्रॉस कराया जा रहा है तो दोनों में क्या मिलेगा आपको, 50-50 ऑफस्प्रिंग्स में दोनों तरह से दोनों कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो टॉल भी कैरेक्टर मिलेगा और एक डॉर्फ भी मिलेगा, वो भी बराबर नंबर्स में। बट अगर दूसरा केस अगर हम लेते हैं जिसमें हाइब्रिड होमोजाइगस की वजह से है, यानी कैपिटल टी की वजह से, तो इस केस में क्या होगा कि होमोजाइगस होने की वजह से जो ये प्लांट होगा वो ऐसा ही रिजल्ट देगा जैसे कि प्योर, जब हम प्योर वाले को करते हैं तो सारे ऑल टॉल, यहाँ पर क्या क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा, ऑल विल बी टॉल। On the basis of the result we will say that the unknown individual showing the dominant phenotype is so and so, whether it is hybrid tall or whether it is homozygous tall। ठीक है, देन आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात, जिसमें 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलपा, 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन प्लांट, ये स्नैपड्रैगन है जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, और मिराबिलिस जलपा है। ठीक है, उसकी बात आती है कि उसमें डोमिनेंट ना होकर उसमें मिडिल इंटरमीडिएट फिनोटाइप भी शो होती है, जहां पर भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वहां पर। तो डोमिनेंट रेड होता है और इसमें रिसेसिव वाइट होता है, बट फिर भी ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। रेड वाला भी पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, क्योंकि जब भी रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया जाता है तो पिंक बनता है। तो वो अब एक्सप्रेशन को, व्हाइट वाले के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से हाइड नहीं कर पाता। अगर पूरी तरह से हाइड कर पाता तो रेड ही हो जाता, पिंक क्यों होता है? तो इस वजह से वो पिंक बनने का रीजन यही है कि जो रेड वाला कैरेक्टर है, रेड वाली एलील है, इट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव एलील, नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट। नाउ ये इसका क्रॉस हो गया। तो जैसे हम मेंडल के फर्स्ट लॉ का क्रॉस बनाते हैं, वैसे ही हमें रेड और व्हाइट लिखकर, पेरेंट में जीनोटाइप्स लिखकर, गैमेट्स बनाकर F1 बना दे के दिखा देनी है, और उसके बाद F1 की सेल्फ पॉलिनेशन करके दिखा देनी है, रेशियो लिख देने हैं। स्पेशल बात ये आती है कि इसके रेशियो दोनों के सेम रहते हैं, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
तो इसमें ओ किसका है? ये 9 अच्छा, तो कॉपियाँ आई होंगी ना इसमें। हाँ, तो ऑडिटोरियम में जमा हो रही है ना वो? जमा तो होगी थी, ये ले भाई क्या होगी ना, ये सब मतलब सबके पास जा रहे हैं जो क्लास टीचर है उनके पास। नहीं, मतलब इसमें सारी 9 सुपर 30 की हैं। हाँ जी, और 9 सुपर 30 का है ये बैग। बच्चे का बैग है ना पर? हाँ जी, तो कॉपी तो वहीं जमा होंगी ना, इसमें कॉपी आई होंगी ना बच्चे की पेपर की। सारे टीचरों के पास नहीं जा रही, ऑडिटोरियम में पवन सर जमा कर रहे हैं सबकी कॉपी। जमा कर रहे हैं, फिर वे क्लास में भेजते हैं बैग को। नहीं, उनको सबको अपने पास ही रखनी है सारी। इसमें सोशल की भी होगी, हिंदी की भी होगी, इंग्लिश की। मुझे तो सिर्फ साइंस की चाहिए ना, मुझे सबकी थोड़ी चाहिए। तो ब्लड ग्रुप्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंट ना देखकर साथ में डोमिनेंट देखा जाता है, को डोमिनेंट देखा जाता है। को डोमिनेंस का मतलब क्या है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर 9 पे ब्लड ग्रुप की जीन मिलती है जो कोड करती है या तो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप, और उस जीन के एक्सप्रेशन से पर्टिकुलर शुगर बनते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन पे। और अगर वो जीन नहीं होती या रिसेसिव उसका फॉर्म होता है क्रोमोसोम 9 पे, तो कोई भी शुगर्स नहीं लगते। देयर इज नो एंटीजन ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन, सो दैट विल बिकम आई। आई रिप्रेजेंट ओ ब्लड ग्रुप, मतलब उसके ऊपर कोई भी शुगर्स नहीं है, इट इज ओ ब्लड ग्रुप। एबीओ लोकस इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 9, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर ए और बी कोई साथ में डोमिनेंट होते हैं, यहाँ पर कोई एक, इनमें से कोई एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव नहीं है। ए और बी दोनों के लिए आई वाला रिसेसिव है, मतलब ओ ग्रुप जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो जीनोटाइप अगर आपसे पूछें ए के जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, तो होमोजाइगस ए हो सकता है, ए के जीनोटाइप, और हेटेरोजाइगस ए हो सकता है। बी का भी सेम केस है, ए बी का एक ही जीनोटाइप हो सकता है कि उसमें दोनों एलील्स, एक में ए हो एक में बी हो। ओ का दोनों क्या हो सकते हैं, आई आई होना चाहिए बस, उसकी जगह ओ किसी और केस में नहीं आ सकता। फिर ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर ए ब्लड ग्रुप के दोनों पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है, अगर फॉर सपोज क्वेश्चन आया कि दोनों पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है, तो फर्स्ट वाला कॉलम है ये, तो उसके क्या बताओ पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे, पॉसिबल फिनोटाइप्स क्या होंगे, ये बताओ। इस तरह का ये टेबल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आना चाहिए टेबल, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके मैम। यहाँ पर एक और एक चार्ट दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ आपको एनसीईआरटी में भी दिया है कि ए ब्लड ग्रुप में पेरेंट 1, पेरेंट बी और पेरेंट ए जो है उनके क्या ब्लड ग्रुप होंगे, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के, और चाइल्ड का क्या ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब सेकेंड लॉ की बात होती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें डायहाइब्रिड क्रॉसेस समझाया जाता है। मेंडल का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि अगर दो पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है जो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के को कंसिस्ट करते हैं, मतलब उनके अंदर दो कैरेक्टर्स अलग हैं, तो इस केस में जब क्रॉस होता है तो उन कि जो दोनों की जो दो दो एलील्स होती हैं वो अपने आप में फ्री होती हैं गैमेट्स में आने के लिए, they are not bind with one type of allele only। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो डायब्रिड क्रॉस में कि एक पेरेंट में राउंड येलो कैरेक्टर की एलील है, मतलब दोनों डोमिनेंट वाली ही एलील है, और दूसरे वाले पेरेंट में रिंकल्ड ग्रीन में दोनों रिसेसिव वाली एलील है। बट ऐसा हम नहीं कह सकते कि जब ये हाइब्रिड में आएंगी, केस यहाँ से बनता है, यहाँ तक तो कोई केस ही नहीं है क्योंकि इसने गैमेट बनाए, इसने भी गैमेट बनाए, ठीक है। उसके बाद जब ये हाइब्रिड हो गए, जब इनकी फ्यूजन हो गई,
तब यहाँ पर दोनों तरह की एलील आ गई, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, और यहाँ पे भी डोमिनेंट भी रिसेसिव। अब जब ये गैमेट बनाएंगे तो इसमें हर तरह की एलील यानी कि फ्री है, इंडिपेंडेंट है। कैपिटल आर इज ऑल्सो फ्री, स्मॉल आर इज ऑल्सो फ्री, कैपिटल वाई ऑल्सो फ्री, स्मॉल वाई ऑल्सो फ्री। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा। इट इज नो वेयर रिटन कि डोमिनेंट ही ओनली डोमिनेंट के साथ जाएगा। डोमिनेंट हाफ में, हाफ कैपिटल आर में कैपिटल वाई के साथ जाएगा, और आधे गैमेट ऐसे बनेंगे कैपिटल आर के जो स्मॉल वाई के साथ बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम केस जो स्मॉल आर का है उसका भी हाफ कैपिटल वाई के साथ बनेगा और स्मॉल वाई के साथ बनेंगे। यानी कि ये 4 तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? जो ये कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस मैम। इसके बाद यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बता रखा है। पुनेट स्क्वायर में आराम से पेरेंट के जनरेशन के आपको पहले तो फिनोटाइप दे रखे हैं, उनके नीचे उनके जीनोटाइप भी दे रखे हैं। ठीक है, एबन जनरेशन दे रखी है, हाइब्रिड बना दिया, एबन जनरेशन बना दी। हाइब्रिड में 1/4 हर तरह का गैमेट बना दिया 4 टाइप्स का। एंड इधर सेम जो ऑर्डर यहाँ पर लिखा है वही ऑर्डर हॉरिजॉन्टली लिख दिया, और एक बार गैमेट्स का ऑर्डर वर्टिकली लिख दिया। अब इसको फर्स्ट रो को फिल करने के लिए फर्स्ट वाले पेरेंट का पहला टाइप का गैमेट उठाया और उसको अबव दिए हुए उसी के तरह के गैमेट से फ्यूज करके जस्ट उसी के नीचे वाले ब्लॉक में लिखा है। फिर सेकंड को सेकंड से करेंगे तो उसी के नीचे वाले ब्लॉक में, फिर जब फर्स्ट को इधर से करेंगे थर्ड वाले से तो उसके नीचे। ऐसे करके ब्लॉक भरे जाते हैं, रो बाय रो भरी जाती है, ऐसे ही भरी जाती है। रो 1 भरी जाएगी, रो 2 भरी जाएगी, फिर थर्ड भरेंगे, फिर फोर्थ। फिर जब हम ऐसे भर देंगे तो दे विल बी 16 आउटकम्स, 16 आउटकम्स हमको मिल जाएंगे। और जब हम इनका फिनोटाइप देखेंगे तो हमें 4 टाइप्स के फिनोटाइप पर्टिकुलर रेशियो में मिलेंगे, जो कि टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो बनता है। इट इज टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो के डबल डोमिनेंट इंडिविजुअल्स 9 मिलते हैं नंबर में, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स मतलब मिक्स्ड टाइप्स आपको दोनों 3 मिलते हैं, और डबल रिसेसिव वाला 1 मिलता है। चाहे हम कोई भी कैरेक्टर ले लो, 2, सिर्फ राउंड और येलो नहीं, बट कोई भी ऐसे any 2 character if you take from the pea plant, your ratio will be this only, डबल डोमिनेंट वाला 9 बनेगा, मिक्स्ड वाले आपके 3 बनेंगे, और आप डबल रिसेसिव वाले 1 बनेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर रेशियोज के बारे में बात करी गई है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताई हुई है, ये वॉल्टर सटन और थियोडर बोवरी ने दी थी। एंड इसमें क्रोमोसोमल मूवमेंट से जीन्स का जो फंक्शन है उसे क्या किया है, साइमल्टेनियसली स्टडी किया, उसे लिंक किया है कि जीन का जो बिहेवियर है, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है, दोनों सेम है, बिकॉज जीन भी क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होती हैं। और क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट करते हैं तो वो मेंडल के लॉज को प्रूव करते हैं, बिकॉज मेंडल के लॉ में भी जीन जो होती हैं वो सेग्रीगेट करती हैं, पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर गैमेट्स में आती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, मियोसिस जब होती है, एंड फर्टिलाइजेशन वापस से उन गैमेट्स को रीस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर ड्रोसोफिला की बात हुई है। ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज उसके कई सारे फीचर्स थे, जैसे पी प्लांट को सिलेक्ट करने के भी कुछ फीचर्स थे, वैसे ड्रोसोफिला को भी सिलेक्ट करने के फीचर्स थे। फिर डिफरेंस, ये सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आती है। हैंकिंग ने स्टार्ट किया सेक्स डिटर्मिनेशन, 50% स्पर्म्स में 50% में एक स्ट्रक्चर जाता था जब स्पर्म बनते थे, 50% में नहीं जाता था, तो उसे उसने एक्स बॉडी नाम दी, उस क्रोमोसोम को उसने एक्स क्रोमोसोम कहा। से सेक्स क्रोमोसोम को एक्स और वाई से डिनोट करने लग गए। 3 टाइप्स के आपके बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन समझाए गए हैं, X0 टाइप, XY टाइप एंड ZW टाइप।
जिसमें X0 और XY टाइप मेल हेट्रोगैमेटी को शो करते हैं और ZW ZZ टाइप फीमेल हेट्रोगैमेटी को शो करते हैं। ठीक है, तो X0 XX टाइप में मेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, they are having only one X chromosome and no other counterpart, whereas females is having 2 X chromosomes. This is the difference. So whenever the male will form sperms, half of the sperm will receive the X chromosome and half will not receive that. There will be 0 in it, no sex chromosome in it, in half of the sperms of the insect, whereas females में हर एक में X होगा. Females will have eggs will have X chromosome. Now XY type तो well known है, humans का है, humans भी इसका example है. Then इसमें तो male होता है, that determine the sex because male is producing X and Y type of sperm containing chromosomes. Then ZZW is the is opposite of the what we have studied till now. ZZW में क्या है, जो ZZ है that is male, okay, and ZW is female. So female are heterogamous in that. Sex is determined by female birds because birds are having दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम. तो जिसके अंदर ऐसी टेंडेंसी है जो दो अलग तरीके की चीजें बना रही है, वही फिर डिसाइड भी वही करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ड्युअलिटी है. दूसरा जो सेम बना रहा है उसके अंदर तो सेम ही है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो सेक्स डिटर्मिनेशन हेट्रोगैमेटी पे डिपेंड करती है कि फीमेल हेट्रोगैमस है यानी डिफरेंट क्रोमोसोम वाले गैमेट बना रहा है कि मेल बना रहा है. और इनहेरिटेंस में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ड्रोसोफिला में हमने पढ़ी है, जिसमें हमने थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में पढ़ाई करी थी कि जो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स थे उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो वॉल्टर सटन और बोवरी ने दिए थे. ठीक है, वॉल्टर सटन और बोवरी ने जो भी बताया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मिलती हैं और जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि for every character and genes segregate as the chromosome also segregate during meiosis, क्योंकि क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान डॉटर सेल्स में सेग्रीगेट हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, गैमेट्स बनाती है ना मियोसिस. मियोसिस फॉर्म्स द गैमेट्स एंड गैमेट्स ही क्या करते हैं, गैमेट्स आर ओनली द सेल्स व्हिच विल फ्यूज टू अगेन फॉर्म द इंडिविजुअल, दोबारा से वो इंडिविजुअल बना देंगे. तो देयरफॉर the chromosomes are passed via gametes. एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में क्रोमोसोम जाते कैसे हैं, गैमेट्स के थ्रू ही जाते हैं. तो गैमेट्स क्या है, that is we can say cells which are the link between one generation and the other generation. So sex link inheritance क्या कहती है कि जो ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर कुछ स्पेशली ऐसी जीन्स बॉडी की पाई जाती हैं जो कि उनको कोई पर्टिकुलर फिजिकल कैरेक्टर देती हैं, और जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स मिलेंगी वो क्रिस क्रॉस वे में पास ऑन होंगी, मतलब कि वो अपोजिट सेक्स के ऑफस्प्रिंग में पास होंगी. जो फीमेल है इट विल द female which is having 2 X chromosome will have a gene on the X chromosome and that gene will be passed to the son, and the male with the gene which is present on the male X chromosome, if it is a X chromosome gene, I am telling this about X chromosome gene only, not Y, but if it is a X chromosome gene then it from father it will be inherited also in the daughter, because daughter inherits X chromosome from the we can say male parent, and the son inherits the X chromosome from the female parent. So there is a crisscross pattern which goes, and here also in the diagram which is shown you can see a red eye Drosophila schematically drawn. डायग्राम में बनी हुई है एक रेड आई की ड्रोसोफिला जो फीमेल है क्योंकि उसके साइड में फीमेल गैमेट का साइन बना है. देन साइड में मेल जो है ड्रोसोफिला यानी फ्लाई का डायग्राम बना है. फ्लाई ड्रोसोफिला मतलब फ्लाई है एंड उसका आई है वाइट आई वाली ड्रोसोफिला है एंड वो मेल है. दैट इज पेरेंट जनरेशन, पी जनरेशन लिखा है. देन उन्होंने क्या बनाए, गैमेट्स बनाएंगे. तो
गैमेट्स बनाए तो गैमेट्स जो फीमेल है उसने एक्स कंटेनिंग गैमेट बनाए तो उसके सारे क्रोमोसोम में एक्स वाला आ गया जीन। मेल्स ने F1 जनरेशन दिखा रखी है। F1 जनरेशन मतलब कि सारी ड्रोसोफिला जो है गैमेट्स नहीं दिखाए, यहाँ पे डायरेक्ट F1 जनरेशन दिखाई है। तो every offspring in the F1 generation is showing the red color trait. Why? What can be the reason? The only reason is that the red eye trait is dominant. Therefore, it is masking the white eye trait. तो सारे ऑफस्प्रिंग में रेड आई ट्रेट आ रहा है। देन अब इसकी सेल्फिंग करी, जब इसकी सेल्फिंग करी F1 की तो F2 मिली। F2 में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 4 ऑफस्प्रिंग में से 3 ऑफस्प्रिंग तो रेड आई है और 1 ऑफस्प्रिंग क्या है, वाइट आई है। तो सेम मेंडल लॉ फॉलो हो रहा है, 3:1 आ रहा है। ठीक है, तो इवन इन द एनिमल्स दिस क्रॉस शोड दैट द एनिमल्स में भी सेम पैटर्न होता है। आपका मेंडल के फर्स्ट लॉ को जो फॉलो करता है वो सेम ही होता है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस और क्या बताता है? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द आई बॉडी विंग साइज। ये 3 जीन ऐसी हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पे मिलती हैं। दे आर फाउंड ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम, दे आर नॉट फाउंड ऑन ऑटोसोम्स। अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स के अदर देन सेक्स क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम होता है उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। तो उन पे भी जीन्स मिलती हैं, ऑटोसोम पे भी जीन्स मिलती है, बट कुछ ऐसी जीन है जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे मिलती हैं। तो उन जीन्स को कौन सी जीन्स कहते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन्स। क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर ही मिल रही हैं, ऑटोसोम्स में नहीं मिल रही हैं। दे आर नॉट फाउंड ऑन एक्स ऑटोसोम बट दे आर ओनली फाउंड ऑन एक्स। तो इसलिए इन जीन्स की, इन पर्टिकुलर इन कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहा जाता है। The inheritance of those genes which are found on the sex chromosome, that inheritance will be called as sex linked inheritance. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि sex linked inheritance से क्या मतलब है हमारा, हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर when a red eye female Drosophila is crossed with male white eye, F1 जनरेशन और रेड आई। ये हमने अभी देखा क्रॉस में भी कि जब रेड आई की फीमेल की ड्रोसोफिला को क्रॉस किया व्हाइट आई की मेल के साथ तो F1 जनरेशन रेड आई की बनी। जब मेल्स एंड द फीमेल्स ऑफ F1 आर क्रॉस्ड, इनको क्रॉस किया तो F2 की सारी जो फीमेल्स थी वो रेड आई थी, वाइल 50% मेल्स आर वाइट एंड 50% आर रेड आई। एंड F1 को जब when males and females of F1 are crossed in F2 में हमें 50% मेल्स क्या मिले, वाइट आई मिले, 50% रेड आई मिले। यानी कि यहाँ हमने 3:1 जो देखा था उसी की बात ये कह रहा है बट अलग वे में कह रहा है। जैसे जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फीमेल जो ऑफस्प्रिंग है वो तो पूरे 100% रेड आई है, बट जो मेल ऑफस्प्रिंग है उन मेल ऑफस्प्रिंग में 50% रेड आई है और 50% वाइट आई। तो वही बात उन्होंने कहा कि F2 जनरेशन में हमको ये दिखता है, ये मिलता है। ठीक है, so we have discussed we have revised whatever we have studied till now, and now next topic which we are going to start will be the linkage and recombination. An introduction was also given about that, what is linkage, what is recombination, but still we will be doing it completely in the next class, fresh. We will starting it fresh because a little we can say sure question comes from the linkage. Anyhow, the genetics unit or the genetic, we can say, chapter is having weightage, a greater weightage in the syllabus, and it is important also. So we have to be very we can say clear with the concepts. हमें concepts के साथ बहुत clear होना है, इसके questions के साथ बिल्कुल clear होना पड़ेगा, क्योंकि इसके 1 वर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क में भी आएंगे, 3 मार्क में भी, 5 मार्क में भी, हर तरह के क्वेश्चंस जेनेटिक्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हाफ चैप्टर हमारा है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस तक, उसके बाद आधा जो चैप्टर बचता है
वो हमारा बचता है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन तक। एंड म्यूटेशंस में आती है पेडिग्री एनालिसिस आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज द लास्ट टॉपिक। जेनेटिक डिसऑर्डर आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जिसमें कुछ सिंड्रोम्स पढ़ाए हैं, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर, हीमोफीलिया और उसकी क्रॉसेस हैं। देन कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसेस हैं, टाइप्स है कलर ब्लाइंडनेस के। देन आपका हीमोग्लोबिन में सिकल सेल हीमोग्लोबिन, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया है। तो यही चीजें आपकी इस चैप्टर में हाफ अभी बची। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so I'm ending the class. Okay, ma'am.